हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उमा मेडमैन चैनल की ओर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज के इस मौसम की तरह। एक्चुअली आज मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हाँ, आज मैं आप सभी से एक बात करना चाहती हूँ। अगर जो मेरी ऑडियंस हैं, अगर वो कोई स्टूडेंट है या किसी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कहीं क्लिनिकली कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी को एक बात कहना चाहती हूँ। सब कहेंगे कि जी जान लगा दो, सोना खाना पीना सब छोड़ दो, पर मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। अपना ख्याल रखो यार, तैयारी को एंजॉय करो। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी मासूमियत को बरकरार रखो, क्योंकि रूखा उबा और चिड़चिड़ा ना कोई डॉक्टर अच्छा लगता है और ना ही कोई नर्सिंग ऑफिसर। उम्र के एक मोड़ पर सिर्फ एक ही सवाल होगा, तुम खुश हो या नहीं। तो खुश रहो यार। और इसी उसके साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो आज की हमारी क्लास होने वाली है वो होगी आईवी फ्लूइड्स पर। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक जो है आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स को पढ़ने से पहले हमें बॉडी में के अंदर फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन को देखना होगा। जैसे कि हमें पता है हमारी जो बॉडी होती है वो 50 से 60% किससे बनी होती है। जो बॉडी का वेट होता है वो होता है वाटर की वजह से होता है, ठीक है। किसी वजह से होता है, वाटर की वजह से होता है। अब जो हमारे जो वाटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उस फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की फॉर्म में और दूसरा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की फॉर्म में है। जो सेल के अंदर होगा उसको इंट्रा सेलुलर, जो सेल से बाहर है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर। जो सेल के अंदर है, अगर कोई चीज़ टोटल 3 है तो उसका 2/3 तो हमारा इंट्रा सेलुलर के अंदर है, सेल के अंदर 2/3 प्रेजेंट है। और उसका जो 1/3 है, सिर्फ 1 पोर्शन जो है, 1 पार्ट किसके अंदर है, बाहर प्रेजेंट है सेल के। अब उस 1% का भी 20% प्लाज्मा की फॉर्म में है, वहीं 80% इंटरस्टिशियल, यानी दो सेल्स के बीच का जो स्पेस हो गया, सेल तो इंटरसेलुलर हो गया, ठीक है, इंटरसेलुलर, उससे जो बाहर रह गया दो सेल्स के बीच वाला वो क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारी होगी प्लाज्मा, ठीक है, ये होगी हमारी इंटरस्टिशियल। और यहाँ हम क्या दिखा लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, जहां से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब ये देखो, अब मैं बताती हूँ, ये हो गया हमारी प्लाज्मा ब्लड, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी ये इधर सेल हो गई, ठीक है, ये क्या है, हमारी सेल का स्पेस हो गया, ये सेल के बाहर वाला इंटरस्टिशियल स्पेस, और ये क्या होगी, प्लाज्मा हो गई, ठीक है। अब इनमें देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे वाटर है। वाटर जो है वो फ्री मूवमेंट करता है, जो वाटर है फ्री मूवमेंट करता है, यहाँ से यहाँ भी, प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल स्पेस में भी और इंटरस्टिशियल से सेल के अंदर भी। वो कैसे, वहाँ पर सेल के अंदर किससे मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट करता है, किस किस के थ्रू, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के थ्रू, ठीक है, इनके थ्रू क्या कर लेता है, वो मूवमेंट करता है। वहीं जो हमारा क्या है, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स है, लाइक सोडियम हुआ, पोटाशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, बाइकार्बोनेट हुए, यानी ये सब चीज़ जो है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, वो प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल में तो पैसिवली मूवमेंट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन वो इंटरस्टिशियल स्पेस से सेल के अंदर पैसिव मूवमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी क्या, यहाँ पर कौन होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होंगे, तभी सोडियम यहाँ से इधर जा पाएगा, ठीक है। पोटाशियम वगैरह ये सब कैसे जा पाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, पैसिवली इनकी मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल के अंदर तो सोडियम इन इलेक्ट्रोलाइट की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, लेकिन वहाँ सेल के अंदर उनकी डिफरेंस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पोटाशियम जो है, पोटाशियम रिच अमाउंट में सेल के अंदर मिलता है, वहीं ब्लड के अंदर इसकी 3.5 से 5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर इसकी क्या रहती है, इसकी वैल्यू होती है। तो ये बात समझ आए। वही हम बात करते हैं, थर्ड बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन कहाँ होते हैं, प्रोटीन होते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर। वो क्या करते हैं, प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन, वो क्या करता है, वाटर को अपने पास रखता है, इंटरवेस्कुलर स्पेस के अंदर वाटर को बना के रखता है, यानी जो सोलवेंट है उन सबको यहाँ मेंटेन करके रखता है, इंटरवेस्कुलर स्पेस के अंदर फ्लूइड को, ठीक है। तो ये था एक तुम्हें थोड़ा सा एक ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड, इसकी बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स की बात करेंगे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लूइड्स की। हमारे पास 3 टाइप के फ्लूइड्स होंगे, सबसे पहले बात करेंगे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ठीक है। अभी आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक फ्लूइड, ये क्या फ्लूइड है, इनको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी, हमारी प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी की। हमारी जो प्लाज्मा होती है उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 275 से 295, सॉरी ये 295 है, कितनी है, 295, ठीक है। अगर आइडियल में बात करूँ तो 285, ये तो एक रेंज होगी, अगर मैं आइडियल बात करूँ तो 285, ठीक है। 270 to 295 हमारी होती है, लेकिन ये होती है नैरो रेंज है, हम थोड़ा और बढ़ा के मतलब इसके आसपास वाला ले लेते हैं, ठीक है। और आइडियल बात करूँगी तो इनके बीच का क्या हो जाएगा, 285,
यानी इनके आसपास, इस मार्जिन के भी आसपास वाली क्या होगी, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी के इक्वल ही होंगी, ठीक है, जो हमारे फ्लूइड्स होंगे, ठीक है। तो ये होगी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। अब ये ऑस्मोलैरिटी क्या है? ऑस्मोलैरिटी होती है एक वो सोल्यूट कितने प्रेजेंट हैं जो सॉल्यूशन को क्या करवा सकते हैं, डिफ्यूजन करवा सकते हैं। वो सोल्यूट कितने प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो क्या करवाते हैं, डिफ्यूजन करवाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आइसोटोनिक। अभी इन चीज़ों को समझते हैं कैसे क्या है। सबसे पहले बात आती है आइसोटोनिक, ठीक है, ये आपको भी समझ में आ जाएगी। आइसोटोनिक फ्लूइड वो फ्लूइड होंगे जिनकी ऑस्मोलैरिटी उन फ्लूइड्स की, यानी आइसोटोनिक कोई फ्लूइड है उनकी ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा के ऑस्मोलैरिटी के इक्वल हो गई, ठीक है। यानी उस सॉल्यूशन के अंदर भी उतने ही सोल्यूट प्रेजेंट है और उस सॉल्यूशन के भी उतने ही सोल्यूट प्रेजेंट है, तो उसके अंदर कोई डिफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी फ्लूइड की शिफ्टिंग क्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि उधर भी सेम है और उधर भी सेम है, समझे। फिर वही बात आती है हाइपोटोनिक की। अब मेरी बात समझना, हमारे यहाँ पे एक रूल है, ठीक है। क्या रूल है कि कोई भी चीज़ है ना, ज़्यादा है तो उसको कम कर दो। मतलब वो क्या होना चाहिए, लाइक एक हम शरबत पीते हैं, एक मीठा पानी है, अगर हमें एक शरबत बनाना है, नींबू पानी बनाना है, तो तुम्हें ज़्यादा मीठा भी, वैसे तो बहुत लोगों की सबकी पसंद अलग होती है, लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करूँ तो सबको एक हद तक ठीक मीठा पसंद है, ठीक है। अगर ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, अगर ज़्यादा मीठा है तो उसमें हम क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, अब वो नॉर्मल हो गया। और अगर कम मीठा है तो उसमें और मीठा डाल देंगे। अब इस चीज़ को समझते हैं कैसे। सपोज अब ये क्या है, हाइपोटोनिक फ्लूइड है, फ्लूइड विच हैविंग लो ऑस्मोलैरिटी देन प्लाज्मा, ठीक है। वो अब ये जो फ्लूइड होता है ना हाइपोटोनिक, ये वो फ्लूइड होगा जिसकी ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी से क्या हो गई, कम होगी, ठीक है। जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी से क्या है, इसकी ऑस्मोलैरिटी कम है। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, मैं भी समझाती हूँ, एक सेकंड रुके। वहीं हाइपरटोनिक क्या होता है, उसके अंदर जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी है उससे ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी हमारी किसकी होती है, फ्लूइड की होती है। अब इनके अंदर फ्लूइड शिफ्टिंग कैसे होती है वो मैं भी आपको समझाती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। अब बात करते हैं, अब देखते हैं जो मैंने बताया था टाइप ऑफ फ्लूइड्स में आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक फ्लूइड के इस फंडे को समझते हैं कि क्या किसमें क्या होता है। देखो सबसे पहले हम आइसोटोनिक फ्लूइड की बात करते हैं। कोई भी फ्लूइड है सॉल्यूशन, उसके अंदर दो चीज़ होती है, एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है, ठीक है। अब आइसोटोनिक फ्लूइड वो फ्लूइड होगा, मैंने कहा ये तो हमारा फ्लूइड है जो हम दे रहे हैं, हमने क्या किया, IVSS के थ्रू क्या किया, वेन के अंदर डाला, यानी ब्लड के अंदर डाला, प्लाज्मा के अंदर डाला, प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल में गया, ठीक है। अब ये क्या फ्लूइड है, अब आइसोटोनिक वो फ्लूइड है जिसकी ऑस्मोलैरिटी सेल के मतलब क्या प्लाज्मा के ऑस्मोलैरिटी के क्या है, इक्वल है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, ठीक है। सेल के अंदर भी उतना है जितना क्या है सेल के बाहर है, तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। प्लाज्मा के उसकी क्या है, सेम है, ठीक है। सेम होने की वजह से कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही है। वहीं जो हाइपोटोनिक फ्लूइड होता है, हाइपोटोनिक फ्लूइड का मैंने क्या बताया, अब ये वो फ्लूइड है जिसके अंदर क्या है, उस फ्लूइड के अंदर सोल्यूट तो कम है और सोलवेंट बहुत ज़्यादा है, यानी लिक्विड अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, सोल्यूट कम है, ठीक है। यानी आपने ब्लड के अंदर वो चीज़ डाल दी, प्लाज्मा के अंदर क्या डाल दी, एक मतलब लिक्विड फॉर्म में जिसके अंदर सोल्यूट कम है। अब ब्लड के अंदर क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो गया है, अब वहाँ की क्या हो गई, उसके अंदर सोलवेंट ज़्यादा हो गए और सोल्यूट कम हो गए। वहीं उसके मुकाबले उस टाइम पर, क्योंकि तुमने तो बहुत एक क्या कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया है, ब्लड को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, ठीक है, क्योंकि तुमने उसमें क्या फ्लूइड डाल दिया, कौन से वाला, हाइपोटोनिक। अब ब्लड के अंदर क्या हो गया, अब वहाँ पे अब ग्रेडियंट चेंज हो गए, ठीक है। प्लाज्मा बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, डाइल्यूट सी फॉर्म में हो गई, समझने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ से अब क्या जाएगा, अब सेल देखेगी, अब सेल के अंदर क्या था, नॉर्मली सोडियम, सेल के अंदर क्या होता है, सोडियम पोटाशियम अपना फिक्स रहता है जो होता है सेल के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो लिक्विड कहाँ शिफ्ट होने लग जाएगा, सेल के अंदर, क्योंकि उसको इक्वल हर जगह लॉ ऑफ होम्योस्टेसिस चलता है, हर चीज़, हर सभी को एक चीज़ क्या चाहिए, इक्वल सेम अमाउंट में चाहिए, ठीक है, ना कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए, बराबर चाहिए इनको, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा था, उन्होंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया किसके अंदर, सेल के अंदर भी, जो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड हो गया उसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अब सेल के अंदर शिफ्ट करोगे तो सेल कोई वो थोड़ी ना, सेल क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेल के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। ये था हाइपोटोनिक, यानी अगर हम हाइपोटोनिक फ्लूइड देते हैं तो देयर इज चांसेस ऑफ सेल स्वेलिंग, ठीक है। वहीं हम जब हाइपरटोनिक फ्लूइड देते हैं, ठीक है, हाइपरटोनिक फ्लूइड में क्या होता है, ये तो ये है कि कर देगी, लेकिन अब हम जिसको ऐसी कंडीशन में दे जहाँ में ज़रूरत है वो मैं आगे आपको समझाऊंगी, ये आपको बेसिक वो है वो चीज़ समझ लीजिए। अब बात आती है हाइपरटोनिक फ्लूइड की। हाइपरटोनिक फ्लूइड यानी अब मैं जो फ्लूइड दे रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, क्या है, कंसनट्रेटेड। अगर आपने उसको ब्लड में डाला मतलब IVSS के थ्रू तो क्या होगा, वो बहुत ही कंसनट्रेटेड है। अब ब्लड क्या हो गया, बहुत ही कंसनट्रेटेड सा ब्लड हो गया, अब उसको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा, मैंने क्या कहा था, बैलेंस चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो अब क्या होगा, सेल से क्या होगा, सेल से क्या आएगा, फ्लूइड निकल के आएगा ताकि उसको बैलेंस कर सके। इतना ज़्यादा मतलब अब ये वो बात होगी, वो शरबत बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है
तो उसमें पानी डाल रहे हैं, पानी की शिफ्टिंग कहाँ से हो रही है, सेल से हो रही है। कहाँ से हो रही है, सेल से हो रही है। सेल से किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, अब क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन सेल क्या होगी, श्रिंक होगी। सेल ने अपना फ्लूइड दे दिया, यहाँ पर बाहर ज़्यादा था तो सेल के अंदर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर बाहर कम था तो सेल ने आउटसाइड मूवमेंट करके इसको श्रिंक कर दिया। ये तो थी समझने की बात। अब मैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें बिल्कुल अचानक वाले आंसर होते हैं, मैं इसको कैसे कोरिलेट किया, इससे मुझे 2 चीज़ें याद हो गई है। ठीक है, मैंने इसको हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म से याद किया हुआ है। लाइक जो हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट होता है वो ओबेज होता है जैसे ही, वैसे ही हाइपोटोनिक फ्लूइड के अंदर सेल स्वेलिंग होती है, ओबेज हो जाती है। और जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट जो होता है वो मतलब क्या होता है, कमज़ोर होता है, वीक होता है। वैसे ही हाइपरटोनिक फ्लूइड लेने से क्या होता है, सेल के श्रिंक होने के चांसेस होते हैं। देखो कंसेप्ट तो आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन एक होता है ना फास्ट आंसर जो आपके माइंड में सीधा रहे, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप इतनी बड़ी गाथा नहीं उसको सुनाओगे, ये चीज़ें तो समझने की होती है। एक होता है एग्जैक्ट आंसर, तो हाइपरटोनिक सेल स्वेलिंग, हाइपरटोनिक सेल श्रिंकेज। ठीक है, तो ये था इनका बेसिक आइडिया। अब हम बात करेंगे डिफरेंट फ्लूइड्स के बारे में, आइसोटोनिक के अंदर कौन कौन से फ्लूइड है और हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, कब कब यूज़ करेंगे उसका। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे आइसोटोनिक फ्लूइड के बारे में जो सबसे कॉमनली यूज़ होता है। अब हम आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर जो आने वाले हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा है नॉर्मल सलाइन, 0.9% ऑफ नॉर्मल सलाइन, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखो अब मैं आपको कुछ है ना, कुछ टर्म्स के साथ, कुछ वैल्यूज़ के साथ मैं आपको समझाऊंगी। ये कोई लेंदी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई भी ऐसे मतलब वो चीज़ें नहीं इंक्लूड की है जो आपको बोरिंग भी रहे। ये सिर्फ वो हैं जो क्लिनिकली यूज़ होंगे, इसलिए इनको वैल्यूज़ को ऐड किया गया है। ठीक है, वरना सिर्फ यूज़ करके मैं बता सकती थी, लेकिन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका जो एक्चुअल बताने की जो जरूरत पड़ी है, फ्लूइड्स क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको क्लिनिकली कहाँ जो वीक पॉइंट रहता है उसको ओवरकम करने के लिए बताई जा रही है, उसके लिए मैंने ये सब बताई। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 0.9% नॉर्मल सलाइन। देखो सबसे पहले आपको जो ऑस्मोलैरिटी, आपको भले ही ये वैल्यूज़ ना याद रहे, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं आपको एंड में बताऊँगी जो चीज़ याद रहनी चाहिए। देखो सबसे पहले हम ऑस्मोलैरिटी देखेंगे, मैं आपको बताती हूँ। उधर है नॉर्मल वैल्यू जो होती हैं एक्चुअल प्लाज्मा के अंदर, आइडियल जो वैल्यूज़ हैं। ऑस्मोलैरिटी जो मैंने बताया था 275 से 295 क्या होती है, हमारी नॉर्मल रेंज है। वहीं सोडियम 135 से 145 होता है। ठीक है, वहीं क्लोराइड 96 से 106 होता है। और पीएच जो ब्लड का होता है कितना होता है, 7.35 से 7.45 होता है। ठीक है, अब जो नॉर्मल सलाइन ले रहे हैं, ठीक है, जो हमारे क्लिनिकली प्रेजेंट हैं, ठीक है, सप्लाईज के अंदर, उसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो होती है 308। कहीं ना कहीं उसके क्या नियर बाय है, रेंज के नियर बाय है। ठीक है, फिर बात आती है सोडियम। अब जो हम नॉर्मल सलाइन हम जो पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर सोडियम भी होता है, क्योंकि NaCl सोडियम तो होगा ही, 154। वहीं क्लोराइड भी 154 है। ये अच्छी बात है कि ये सेम है। अब मैं आपको बताती हूँ, एम्स के कौन से एग्जाम में, शायद भुवनेश्वर था, उसके अंदर ये पूछा गया था सोडियम और क्लोराइड। 0.9% ऑफ NaCl के अंदर सोडियम और क्लोराइड की वैल्यूज़ पूछी गई थी, तो यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सोडियम की वैल्यू होगी 154, वहीं क्लोराइड भी कितना हो गया, 154। ठीक है, जो मेन बात है जो आपको यहाँ याद रखनी है, जो हम NaCl हम दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका pH क्या होता है, एसिडिक होता है। 7.35 से 7.45 इज नॉर्मल। ठीक है, वहीं जो ब्लड का जो pH है, वहीं इसका जो नॉर्मल सलाइन जो हम दे रहे हैं उसका pH कितना होता है, 5.5। 5.5 क्या है, कहीं ना कहीं क्या ही है हमारा, एसिडिक है। क्या है, एसिडिक है। तो अब जो आपको ध्यान रखना, वो चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी पेशेंट को, ठीक है, अगर हम पहली बात तो पेशेंट छोड़ो, अगर हम इसका रैपिडली क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, नॉर्मल सलाइन को, ठीक है, या फिर एक्सेसली कर देते हैं, तो इससे क्या होने के चांसेस होते हैं, देयर इज चांसेस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होते हैं, चांसेस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्यों, जब हम क्या करते हैं, इसको फास्टली एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, फास्टली एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, अब यानी अगर कोई पेशेंट है जिसको ऑलरेडी एसिडोसिस हो रखा है, तो क्या हम उसको 0.9% नॉर्मल सलाइन देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, तो जो चीज़ बहुत कॉमनली यूज़ होती है वो भी कॉमनली यूज़ नहीं होती है। ठीक है, उनके भी कहीं ना कहीं क्या है, ड्रॉबैक्स है कि हमें कहाँ नहीं यूज़ करनी, यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली, यानी जिस पर पेशेंट को एसिडोसिस है उसको हम नहीं यूज़ करेंगे। और बताओ किसके अंदर नहीं यूज़ करेंगे, जिस भी पेशेंट के अंदर हाइपरनेट्रीमिया है, क्या हम उसको यूज़ करेंगे नॉर्मल सलाइन, नहीं। यही चीज़ें तो हमें देखनी है कि उसके अंदर ऑब्वियसली हमें पता है नॉर्मल सलाइन के अंदर सोडियम तो होगा ही, और पेशेंट हाइपरनेट्रीमिया का है तो हम क्या उसमें ये देंगे, नहीं देंगे हम उसमें। ठीक है, तो ये तो होगी नहीं देने वाली बात। तो हम देंगे किसके अंदर, ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके यूजेस की। क्या बात करते हैं, इसके यूजेस की। आपको समझ में आया कि जो 0.9% नॉर्मल सलाइन है वो कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर का है। क्या है उसका नेचर, ये देखो इनसे हमें पता चल गया क्या बात है, एसिडिक नेचर का है। किस में देंगे, देखो यहीं से, किस में नहीं देंगे, हाइपरनेट्रीमिया वाले में नहीं देंगे,
किस में नहीं देंगे, हाइपर एसिडोसिस वाले में, सॉरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाले पेशेंट में नहीं देंगे। और देंगे किस में, जिसको हाइपोनेट्रीमिया हो रखा हो, जिसको एल्कलोसिस वाली कंडीशन हो, यानी हम उसको दे सकते हैं। फिर एक नॉर्मल पेशेंट है जिसको एसिड बेस कोई बैलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। ठीक है, देखिए तो अब हम बात कर रहे हैं यूजेस की, कहाँ कहाँ जो 0.9% नॉर्मल सलाइन यूज़ होता है। जैसे मैंने बताया मेटाबॉलिक एसिड बेस डिस्टर्बेंस में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या करवा रहा है, ये कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर का है। किस नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का है नॉर्मल सलाइन। तो जहाँ भी सपोज एल्कोलोसिस की कंडीशन है तो हम उस पेशेंट में दे सकते हैं, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, वहीं फ्लूइड रिसर्क्शन, हेमरेज वाला पेशेंट आता है जिसको हेमरेज हो रखा है, हम उसको दे सकते हैं। सीवियर वॉमिटिंग है, डायरिया है, जीआई सक्शनिंग है, इनसे जब लॉस होता है, क्योंकि बॉडी का अपर रेस्पिरेटरी अपर जीआई लोअर जीआई किसी से भी लॉस हो रहा हो तो उसके अंदर सोडियम वगैरह इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। वहीं वूंड को ड्रेनेज हो रही है, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। और मैंने क्या बताया था, हाइपरनेट्रीमिया में नहीं देंगे, तो देंगे किसमें, माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया हो, यानी सोडियम की वैल्यू कम हो रही हो, तो हम यहाँ से देकर उसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ब्लड प्रोडक्ट के साथ सिर्फ जो इकलौती जो चीज़ है जो हम दे सकते हैं वो नॉर्मल सलाइन है, वो दे सकते हैं। प्री एंड पोस्ट टू क्लियर द लाइन को जो आईवी एसेस है उसको क्लियर करने के लिए उस लाइन को हम क्या दे सकते हैं, 0.9% ऑफ नॉर्मल सलाइन। ये था हमारा फर्स्ट आइसोटोनिक फ्लूइड। अब हम बात करते हैं सेकंड की। अब हम बात करते हैं सेकंड आइसोटोनिक फ्लूइड जो है उसके बारे में। उसमें आता है रिंगर लैक्टेट, RL, जिसको दूसरा नाम हार्टमैन सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बहुत, देखो पहली बात जो आते हैं ना, मैं जैसे अब मैं क्या कैसे याद रखती हूँ उनको, नॉर्मल सलाइन आते हैं मुझे 2-4 बातें ध्यान आती है कि इसके अंदर सोडियम है, क्लोराइड है, थोड़ा सा एसिडिक नेचर का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर पेशेंट को एसिडोसिस हो रखा तो नहीं दूंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया तो नहीं दूंगी। ठीक है, अगर पेशेंट स्टेबल है तो हम दे सकते हैं इन चीज़ों से। वही बात आता है RL को देखते दिमाग में जो चीज़ें आनी चाहिए वो क्या क्या है। पहली बात तो इसके अंदर भर भर के इलेक्ट्रोलाइट्स है। दूसरी बात ये आइसोटोनिक फ्लूइड है। तीसरी बात ये वेरी क्लोज टू बॉडी कंपोजिशन, यानी मैंने कहा था 275 से 295 क्या होती है हमारी नॉर्मल रेंज होती है किसकी, प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी की, और ये उसके अंदर फॉल करता है। तो ये NH से ज़्यादा क्या होता है, ओस्मोलैरिटी इसकी इक्वल नियर बाय होती है किसके, बॉडी के प्लाज्मा के। ठीक है, फिर वही बात, इसके अंदर पोटाशियम भी है, कैल्शियम भी है, क्लोराइड भी है, बाइकार्बोनेट, लैक्टेट, पीएच। अब मुझे जो चीज़ें ये याद नहीं रहती, मुझे नंबरिंग्स जो नंबर हैं वो इजीली नहीं रहते डिजिट्स, तो मैं इन पे इतना ध्यान में, जिनकी ज़रूरत होती है उनको उनको रखना भी चाहिए, लेकिन इनको मैं स्किप कर देती हूँ। तो लेकिन जो चीज़ जो ध्यान रखनी है वही कि रिंगर लैक्टेट जो वाला है, इसका सबसे पहले जो पीएच है ये कहीं ना कहीं नियर टू किसके जा रहा है, ये एल्कलाइन नेचर की तरफ जा रहा है। वो एसिडिक था तो ये कहीं ना कहीं एल्कलाइन है। और एक फैक्ट की बात क्या है, जो इसके अंदर रिंगर लैक्टेट के अंदर जो लैक्टेट है ना, ये बाइकार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है, जिसकी वजह से क्या करवा देता है, बाइकार्बोनेट तो क्या करवाता है, एल्कोलोसिस करवाता है। पहली बात तो लैक्टेट भी बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, ऊपर से इसके अंदर ऑलरेडी बाइकार्बोनेट होता है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट को क्या करवाएगा, ये मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। वहीं अगर मैं NS दे रही हूँ तो क्या करवाता हूँ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये चीज़ें हैं। अगर किसी पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस यानी उसके अंदर इनकी बाइकार्बोनेट की वैल्यू ज़्यादा है, पेशेंट एल्कोलोसिस वाला है, और तुमने ये दे दिया, अगर हम ये उस पेशेंट को इन्फ्यूज़ कर देते तो क्या होगा, पेशेंट को सीवियर मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हमारे माइंड में आनी चाहिए। ठीक है, वहीं क्या है और चीज़ जो मेन चीज़ें हैं, ये था इसका फैक्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। और एक चीज़ जो सबसे ध्यान में भी रखने की है कि जब भी हम क्या बोलते हैं इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हाँ, जो मैं बता चुकी हूँ कि ये क्या करवाने के चांसेस है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होने के चांसेस। अब हम बात करते हैं इनके यूजेस की। हाँ, अब हम बात करते हैं यूजेस की कि हम RL सॉल्यूशन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात फ्लूइड रिसक्सिटेशन में, ठीक है, रिप्लेस करने के लिए जब फ्लूइड से लॉस हो जाता है। वहीं GI ट्रैक्ट से अगर फ्लूइड लॉस हो तब हम यूज़ कर सकते हैं। बर्न्स के पेशेंट में, जिनको बर्न्स में क्या होता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है एक्सेसिव, उसमें ट्रोमा में। वहीं ऑफन इसको यूज़ सर्जरी के दौरान हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो RL है इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से हम इस पेशेंट में देते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है। 7th वन इज पेशेंट विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मैंने क्या कहा, ये क्या करवा देता है, एल्कोलोसिस करवा देता है। कहीं ना कहीं किसका नेचर क्या है, एल्कलाइन नेचर का। ये किस नेचर का, ये एल्कलाइन नेचर का है। तो मैं कहीं ना कहीं जिस पेशेंट को एसिडोसिस हो रखा है तो मैं उसको क्या प्रेफर करूँगी, एसिडोसिस वाले पेशेंट को प्रेफर करूँगी। दूसरी बात, इसके अंदर पोटाशियम है, पोटाशियम है तो कहीं ना कहीं मैं हाइपोकैलेमिया वाला पेशेंट है मैं उसके अंदर दे सकती हूँ। ठीक है, यानी किसी पेशेंट को हाइपोकैलेमिया भी है प्लस उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है तो हम क्या दे सकते हैं, ये दे सकते हैं।
और जो चीज़ ध्यान रखने की है, जब भी पोटाशियम की आती है ना, तो एक बात याद रखना, जिस पेशेंट का पोटाशियम लेवल ज़्यादा हो, ठीक है, यानी हाइपरकैलेमिक पेशेंट हो या फिर वो रीनल फेलियर वाला हो, उस पेशेंट को हमें ये सोच समझ कर देना होगा और इनफैक्ट थोड़ा अवॉइड भी करना होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हाइपरकैलेमिया पोटाशियम का मैंने बताया था सीधा हार्ट पे असर है, ठीक है, तो उसमें हम कोई वो नहीं कर सकते, डायरेक्ट पुश नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उन कंडीशन में हमें इसका ध्यान रखना होगा। और कोई भी पेशेंट जिसका 7.5 से अगर उसका पीएच ज़्यादा है, यानी पेशेंट ऑलरेडी क्या है, एल्कलोसिस में, मेटाबॉलिक किस में है, एल्कलोसिस में, और अगर तुमने ये दे दिया तो सिवियर एल्कलोसिस हो जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट रिंगर लैक्टेट। अब हम बात करेंगे थर्ड, जो हमारा क्या है, थर्ड हमारा जो आइसोटोनिक फ्लूइड है हम उसके बारे में बात करें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा जो आइसोटोनिक फ्लूइड है, उसके अंदर आता है 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। बात का ध्यान रखना, हर चीज़ का डिफरेंस है 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ना कि मैंने आरएल में बोला है, रिंगर लैक्टेट या फिर नॉर्मल सलाइन, किसी में नहीं, मैंने सिर्फ वाटर बोला है। तो D5W के नाम से ये आता है, ठीक है, तो इसलिए बताया क्योंकि डिफरेंस है, हम कई बार हमको सबको सेम लगा रहे, नहीं, डेक्सट्रोज 5% डेक्सट्रोज इन आरएल भी आता है, 5% डेक्सट्रोज इन एनएस, मतलब ये चीज़ें भी हैं, ठीक है। हमें जो आइसोटोनिक, पहली बात आपको आइसोटोनिक याद रख लो, और याद रख ना भी रखोगे आप समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगी क्यों। ये याद रख लो, इनसे अलग वाले आप इजीली डिस्टिंग्विश उनको कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हो, आपको ये याद करने हैं सिर्फ 4, आरएल, एनएस, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ठीक है। और फोर्थ वन भी मैं आपको बताती हूँ। पहले ये देखिए, जो 5% डेक्सट्रोज इन वाटर है उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 252, जो कि हमारी जो प्लाज्मा की जो अब तक नॉर्मल सलाइन और आरएल की करे तो उससे तो बहुत कम है, ठीक है, हाँ, इसकी ऑस्मोलैरिटी कम होती है। इसका पीएच कहीं ना कहीं एसिडिक होता है, ठीक है, और ग्लूकोज, इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है ग्लूकोज है, इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, 50 ग्राम ग्लूकोज पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब जो ये है, ये क्या एक मिक्सचर है, क्या है, जो 5% डेक्सट्रोज का एक मिक्सचर है पानी का और डेक्सट्रोज का, ठीक है। इट इज़ यूज टू ट्रीट लो ब्लड शुगर, ठीक है, एक पेशेंट है, एक बंदा है जिसके अंदर शुगर बहुत लो है, ठीक है, और वाटर लॉस है विदाउट इलेक्ट्रोलाइट, उस पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का लॉस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाटर का लॉस है, ठीक है, और उसको हाइपोग्लाइसीमिक हो रखा, तो हम उस पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट तो इसके अंदर कोई चीज़ है ही नहीं, इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ें हैं, तो यही जो चीज़ें हैं वही तो ये दे सकता है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है, ठीक है, यानी प्लेन वाटर है, वाटर बोला ना मैंने, वाटर है प्लेन, और 50 ग्राम क्या है पर लीटर, उसके अंदर 50 ग्राम आपका ग्लूकोज है, यानी हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट के अंदर दे देंगे, ठीक है, जिसको एक इंसुलिन शॉक वाले पेशेंट को दे देंगे, ठीक है। और अब एक चीज़ और देखिए, इसका एक फन फैक्ट है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। इसका फन फैक्ट ये है कि जैसे ही, अभी तो ये क्या है, आइसोटोनिक फ्लूइड है, मैंने किसके अंदर लिखा आइसोटोनिक फ्लूइड, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है ग्लूकोज इसको यूज कर लेती है, ग्लूकोज के अपटेक के बाद ये फ्लूइड एक कैसा हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है, क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक, ठीक है, क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक। एक ऐसा फ्लूइड जो जाता है जब बॉडी के अंदर, तब तो क्या होता है, आइसोटोनिक, और बाद में उसकी शुगर यूज होने के बाद क्या हो जाता है, वो हाइपोटोनिक फ्लूइड हो जाता है, वो यही है, ठीक है। तो अब ये क्या करवाता है, अब इसके देखो जिस हिसाब से, यानी अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, क्या है, एक पेशेंट है जो हाइपरनेट्रीमिया वाला है, ठीक है, लेकिन आपको उसको डेक्सट्रोज देनी है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो आप इसको दे सकते हो, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना तो सोडियम है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, प्लेन। अगर कोई पेशेंट है जिसको पता नहीं कहीं हाइपरनेट्रीमिया का, कहीं हाइपरकैलेमिया का, मतलब कुछ अलग अलग कंडीशन है, लेकिन आपको उसको फ्लूइड भी देना है और वो हाइपोग्लाइसेमिक वाला है, क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक वाला है, तो आपके लिए तो बेस्ट सिचुएशन हो जाएगी कि आप उसको क्या दोगे, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ठीक है, क्योंकि ये क्या करवा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या करवा रहा है आपको, ये आपको ना तो सोडियम किसी की वैल्यू बढ़ा रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी डेक्सट्रोज की कमी को पूरा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड, ये क्या करता है, फ्री वाटर प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है रीनल के एक्सक्रीशन, यानी सोल्यूट को निकालने, क्योंकि ये क्या हो गया, मैंने कहा ग्लूकोज के यूज होते हैं, फ्री वाटर है ये, ठीक है, एक्सक्रीशन में, यानी बॉडी को एक क्या दे रहा है, फ्लूइड दे रहा है, जिससे क्या हो जाए, एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प मिले, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब ये बात है, इसको हम कभी भी रिसक्सिटेशन में नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि अब ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया है। लेट मी टेल यू 1 सेकेंड, ये देखिए मैंने क्या कहा, D5 जो है स्टार्ट कर देता है, पहले तो स्टार्टिंग में तो आइसोटोनिक होता है, लेकिन बाद में चेंज किस में हो जाता है, हाइपोटोनिक, क्योंकि जब इसका डेक्सट्रोज मेटाबोलाइज हो जाता है तो ये किसकी तरह काम करता है, हाइपोटोनिक। और जैसे मैंने तुम्हें बताया था, हाइपोटोनिक क्या करता है, स्वेलिंग करता है, सेल स्वेलिंग, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या करता है, जो सेल है उनके अंदर जाके शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि तुमने लिक्विड दिया है, ठीक है। तो वैसे ही अब ये क्या करेगा, नॉर्मल बॉडी के अंदर क्या करता है, ये ब्रेन टिश्यू के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्रेन की स्वेलिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए कभी भी इसको एज अ फ्लूइड रिसक्सिटेशन के तौर पर हम नहीं देते हैं,
ठीक है। जो इसमें हम देते हैं वो मैंने बता सकती है, ब्लड शुगर लेवल अगर लो हो, इंसुलिन शॉक हो पेशेंट को, ठीक है। और अब क्या प्रोवाइड करता है, फ्री वाटर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से रिनल एक्सक्रीशन में ये हेल्प करता है। तो ये था आपका 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, जो कि थर्ड था आइसोटोनिक। अब हमारा लास्ट आइसोटोनिक बचता है, मतलब हमें मैंने क्या बताया था, याद आइसोटोनिक करने, उसके बाद वाले अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो फोर्थ एंड द लास्ट वन जो आइसोटोनिक फ्लूइड है, वो है नॉर्मल सलाइन 0.9% बाई 4 प्लस 5% डेक्सट्रोज। अब देखो 0.9% जो है ना वो होता है आइसोटोनिक, लेकिन उसका अगर 4 डिवाइड, उसका 1/4 प्लस 5% डेक्सट्रोज, ये थोड़ा अलग है लेकिन ये याद करना पड़ेगा। ये फोर्थ वन है जो आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर आता है, ठीक है। तो 0.9 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 0.225% ऑफ NS प्लस विद 5% डेक्सट्रोज होगा, वो क्या होगा, हमारा आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर आएगा। इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 320। अब वही जैसे पहले था 5% डेक्सट्रोज जैसे जाएगा मेटाबोलाइज हो जाएगा, उसके बाद ये हाइपोटोनिक बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 0.9% नॉर्मल सेलाइन ही ये अगर यूज हो जाता है, ये यूज हो गया, ठीक है, मेटाबोलाइज कर ले बॉडी, उसके बाद सिर्फ 0.9% ही आइसोटोनिक है। उसका 1/4 होते ही, इवन उसका अगर 2 डिवाइड बाई 2 हो, उसका हाफ हो जाए तो भी वो क्या है, अगर उसका हाफ पोर्शन अगर कर दे तो भी वो हाइपोटोनिक है, तो 1/4 पार्ट हो गया उसका, ये तो हाइपोटोनिक होना ही होना है। तो क्या हो जाता है, ये बाद में बिहेव करता है हाइपोटोनिक। यानी आइसोटोनिक के दो फ्लूइड D5W और जो नॉर्मल सेलाइन 0.9/4 प्लस 5% डेक्सट्रोज जो है, ये बाद में होते तो आइसोटोनिक लेकिन बाद में बिहेव करते हैं हाइपोटोनिक की तरह। ये इनिशियल रिहाइड्रेशन थेरेपी में यूज होते हैं, कॉमन यूजेस मेंटेनेंस थेरेपी। इनका सिर्फ ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये कौन से फ्लूइड हैं, ठीक है। दूसरा कि ये हाइपोटोनिक की तरह बाद में बिहेव करते हैं, वरना जो मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं वो अपने RL और NS है, उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि RL क्या है, ये कहीं ना कहीं एल्कोलोसिस वाला, और जो आपका NS है वो एसिडोसिस वाला है, ठीक है। उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई थी वो वाली चीज़ें आपको हर टाइम याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके आइसोटोनिक फ्लूइड के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो होंगे हाइपोटोनिक फ्लूइड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड, जो दूसरे टाइप के फ्लूइड थे मैंने बताया था। अब ये वो फ्लूइड है जिनकी ओस्मोलैरिटी प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी से कम है। प्लाज्मा के ओस्मोलैरिटी के इक्वल थे वो तो आ जाएंगे आइसोटोनिक, अब उससे कम आ गए, ठीक है। तो नॉर्मल सेलाइन, अब मेरी बात सुनो, नॉर्मल सेलाइन 0.9% किसके अंदर आता था, आइसोटोनिक। अगर मैं उसका हाफ कर दूं तो किसके अंदर आ जाएगा, हाइपोटोनिक, ठीक है, उसका हाफ। यानी जो नॉर्मल सेलाइन के अंदर जो जो चीज़ें हमने 4 डिस्कस की, उनसे अगर कम आता है ना कोई भी, उनका 1/4 1/2 ऐसे करके, तो क्या हो जाएंगे, वे हाइपोटोनिक के अंदर आएंगे। और मैंने हाइपोटोनिक का सीधा सीधा एकदम क्या स्ट्राइक आना चाहिए, मन में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, माइंड में, कि वो कहीं ना कहीं सेलिंग करवाता है, मतलब सेल के अंदर सेलिंग, सेल एडीमा, सेल स्वेलिंग, यानी कहीं ना कहीं जो एकदम, इससे दो चीज़ें याद आएंगी कि सेल के अंदर शिफ्ट हो रहा है फ्लूइड बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। अब जो नॉर्मल सेलाइन थी मैंने उसकी ओस्मोलैरिटी आपको 308 बताई थी, तो 308 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 154, 308 154, ठीक है। वही सोडियम मैंने क्या बताया था, सोडियम कितना था 154, तो ठीक है। ऐसे क्लोराइड था तो ये क्या होंगे, उसका हाफ ही, एग्जैक्ट उसका हाफ ही क्या है हमारा, ये वैल्यूज हैं, तो याद करने की भी इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। वही pH कितना है 5.6, यानी ये भी कहीं ना कहीं क्या है, ये एसिडोसिस वाला है, एसिडिक नेचर का है ये वाला भी। जो आपका 0.5% जो ये वाला जो आपका फ्लूइड है, IV फ्लूइड, ये भी किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। अब हम बात करते हैं इसका यूज़ की। इसका यूज़ हमें पता है, ये क्या करवाता है, सेल के अंदर शिफ्ट करवा देता है, क्या सेल टिश्यूज इनके अंदर क्या करता है, शिफ्ट करवा देता है फ्लूइड को। तो यानी इसका यूज़ कहीं ना कहीं इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन में यूज़ होगा, यानी सेल अगर डिहाइड्रेटेड आपके तब हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और कम, और किस में, हाइपरनेट्रीमिया, सपोज क्या है, और दूसरा क्या है हाइपरनेट्रीमिया में। क्यों भाई हाइपरनेट्रीमिया में क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि इसके अंदर सोडियम की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, सोडियम की वैल्यू कम है। वैसे तो हम देंगे ही नहीं ये वाला, अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो हम थोड़े का भी रिस्क नहीं लेंगे, पर डिपेंड ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें कम लाइफ थ्रेटनिंग, लेस लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ को हम यूज़ करते हैं, तब हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ नहीं लिखूंगी, तो मैं बता रही हूँ किसके लिए, इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन। अब जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, देखो मैंने कहा ये जो प्लाज्मा फ्लूइड है उसको कहाँ भेजा है, सेल के अंदर भेजना है। तो यानी कहीं ना कहीं पेशेंट को किस चीज़ के लिए मॉनिटर करना है हमने क्लोजली, हाइपोवोलीमिया के लिए, क्योंकि वॉल्यूम अब कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि कहाँ जा रहा है वो सारा का सारा सेल के अंदर जा रहा है। वॉल्यूम कम होगा तो हाइपोटेंशन होने के भी चांसेस हैं। और मेन जो चीज़ है वो क्या है, और कन्फ्यूज़न किस लिए, क्योंकि आपका जो इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर है वो फ्लूइड वहाँ शिफ्ट होने लग जाता है। यानी जो भी टिश्यू सेल, यानी जहाँ भी वो चीज़ें हैं वो क्या होने लगता है, उन टिश्यूज जो ब्रेन सेल्स है उसके अंदर इकट्ठा होने लगेगा।
तो क्या हो जाएगा, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। यानी इंट्रा सेलुलर ब्रेन के अंदर जो वहाँ स्पेस है उसके अंदर अगर इकट्ठा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो लाइफ थ्रेटनिंग है। ठीक है, तो इसको हमें किन पेशेंट में नहीं यूज़ करेंगे, जिनको लीवर डिजीज है, ट्रोमा है, बर्न्स है, ताकि उनको हाइपोवोलेमिया ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उनको हाइपोवोलेमिक है वे। ठीक है, बर्न्स वाले पेशेंट के हाइपोवोलेमिक है तो उसके अंदर तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा, क्योंकि वो तो सारा का सारा शिफ्ट करवा देते हैं सेल के अंदर। क्या करवा रहे हैं, सेल के अंदर। तो हमें अगर चीज़ का पता होगा वो काम कैसे करती है, तो तभी तो हम उसको, देखो चीज़ें सारी रखी हैं, सबका अलग अलग यूज़ है, किस टाइम कौन सी देनी है वो तभी हम डिसाइड कर पाएंगे ना, जब हमें पता होगा कि वो किस काम आती है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है और उस फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टी है। तो ये था हमारा हाफ NS, ठीक है, जो कि एक हाइपोटोनिक था। सेकेंड अब बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा NS/4 यानी नॉर्मल सलाइन जो है 0.9% होता है, उसका फोर्थ यानी 0.25% ऑफ NaCl। देखो नॉर्मल सलाइन किसके अंदर आता है, आइसोटोनिक। नॉर्मल सलाइन बाय 4 प्लस D5 डेक्सट्रोज 5%, ठीक है, वो क्या होता है, वो भी आइसोटोनिक। लेकिन यहाँ क्या है, ओनली NS/4 यानी नॉर्मल सलाइन का फोर्थ, यानी तो कम हो गया नॉर्मल सलाइन, तो किस में आ गया, हाइपोटोनिक के अंदर आ गया। वहीं डिस्टिल्ड वाटर जो है, देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था D5W, ठीक है, D5W क्या था, डेक्सट्रोज 5 इन वाटर। ठीक है, डेक्सट्रोज के यूज होने के बाद जब सिंपल वाटर बच गया था, डिस्टिल्ड वाटर जो बच गया था, वो क्या आ रहा था, वो हाइपोटोनिक करवा रहा था। तो अब सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर है तो क्या होगा, ये हाइपोटोनिक फ्लूइड के अंदर होगा। ठीक है, जब पेशेंट को सीवियर हाइपरनेट्रीमिया हो रखा हो तो हम ये चीज़ें देते हैं, क्योंकि इसके अंदर सोडियम की वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो होगा हाइपरटोनिक फ्लूइड के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं हाइपरटोनिक फ्लूइड, जो कि हमारे लास्ट फ्लूइड की टाइप है। इसके अंदर जो यूज़ होते हैं, मैंने कहा था नॉर्मल सलाइन से जो आइसोटोनिक फ्लूइड है, आइसोटोनिक IV फ्लूइड है, उनमें अगर कुछ भी ऐड कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी से ज़्यादा हो जाए, तो वो कौन से हो जाएंगे, हमारे हाइपरटोनिक फ्लूइड हो जाएंगे। अब जिसमें बात करते हैं सबसे पहले 3% नॉर्मल सलाइन, ये आपने बहुत बार यूज़ करते हुए देखा होगा। 0.9% नॉर्मल सलाइन अपना आइसोटोनिक होता है, उससे तो ज़्यादा होगी ना 3%, तो किस में आ जाएगा, हाइपरटोनिक। अगर आपने ध्यान दिया, जो हमारा DNS फ्लूइड होता है 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर होता तो आइसोटोनिक था, लेकिन ये किस में है, नॉर्मल सलाइन के अंदर है, तो क्या हो गया, DNA, यानी उस आइसोटोनिक से अलग कुछ है ना और ज़्यादा है। ठीक है, तो वो हाइपरटोनिक में आ जाएगा। तो 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन, DNS वो भी अपना हाइपरटोनिक फ्लूइड है। 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, वहाँ 5% डेक्सट्रोज इन वाटर था, यहाँ 10% हो गया, यानी बढ़ गई अमाउंट, तो किस में आ जाएगा, हाइपरटोनिक में। वहीं 5% डेक्सट्रोज, 0.4% ऑफ सलाइन किस में आ जाएगा, आपका हाइपरटोनिक। जो हमने आइसोटोनिक में देखा था वो क्या था, 5% डेक्सट्रोज इन 0.225% ऑफ सलाइन। ठीक है, तो ये हो गई हाइपरटोनिक। अब मैं ओवरऑल बता देती हूँ, जो हाइपरटोनिक फ्लूइड के बारे में मैंने क्या बताया था, इसमें सेल श्रिंकेज हो जाती है और कहाँ जाता है, फ्लूइड सेल से निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, क्या होता है, यानी ये हेल्पफुल किस में रहेगा, अगर पेशेंट को सेरिब्रल एडिमा है तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा कि वो क्या करता है, सेल के अंदर जो भी चीज़ है उनको बाहर ले आएगा। ठीक है, तो ये ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, हाइपोनेट्रीमिया किन के लिए, ये वाला जो सीवियर हाइपोनेट्रीमिया कौन ट्रीट करेगा, 3% अगर मैं सलाइन डालूंगी, पेशेंट के अंदर सोडियम की वैल्यू कम है तो यहाँ तो सलाइन सोडियम की वैल्यू कितनी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको ट्रीट करने में। वहीं जिन के अंदर नॉर्मल सलाइन यानी सोडियम है, वो हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करने में यूज़ होगा। ठीक है, सेरिब्रल एडिमा तो सब में कॉमन है, जो भी हाइपरटोनिक फ्लूइड है उनकी बेस्ट पार्ट क्या रहेगी, वो सेरिब्रल एडिमा को ट्रीट करते हैं। ठीक है, वही जो क्लोज मॉनिटर है वो किसके लिए करना होगा, कि हाइपरवोलेमिया ना हो जाए पेशेंट को, क्योंकि तुम सारा का सारा फ्लूइड सेल से कहाँ लेकर आ रहे हो, ब्लड में, प्लाज्मा में, यानी सेल से बाहर लेकर आ रहे हो। ठीक है, तो वहाँ आएगा तो चांसेस क्या होंगे, हाइपरवोलेमिया के। और अगर तुम यहाँ सोडियम बढ़ा रहे हो तो हाइपरनेट्रीमिया के लिए भी आपको उसको पेशेंट को क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक, जिसमें हमने पढ़े IV फ्लूइड्स। ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा हर फ्लूइड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, जिसको हम किस पेशेंट में दे सकते हैं, किस पेशेंट में नहीं। आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।